हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख ही चुके हैं, तो आज मालूम होगा आपको जो 16 अक्टूबर का पेपर हुआ है, ठीक है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, हम पर्टिकुलर साइकोलॉजी के देख लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का ही पेपर आ पाया है अभी। बाकी आते हैं तो उन्हें भी सॉल्यूशन देख लेंगे, देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करूँ, मैंने पेपर पढ़ के देखा है, तो दो जो आपका 26 सितंबर को लगा था पेपर, उससे तो बहुत सिंपल पेपर है ये, ठीक है। यानी आज का पेपर है ये 16 अक्टूबर का, वो बहुत सिंपल पेपर है। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सभी सिंपल पेपर ही थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यानी इनसाइटफुल थ्योरी है, वो आपके कोहलर से संबंधित है। केवल एक ही नाम दे रखा था, यानी गेस्टलवादियों से। बाकी जैसे थॉर्नडाइक, पावलर, स्किनर, ये सभी व्यवहारवादी हैं, जबकि ये कोहलर है संज्ञानवादी है, और ये इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक क्या है। यानी जो आपके स्किनर का ये नियम है, यानी कार्यात्मक यानी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी थी, वो आपकी स्किनर से संबंधित। उसमें मुख्य कारक क्या था, उन्होंने पुनर्वलन को माना था मेन कारक, ठीक है। यानी ऐसे बोल सकते हैं, जो रेनफोर्समेंट है उस पर ही मुख्य कारक या फोकस था उनका, किसका, स्किनर का, और ये उन्हीं से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि निम्न में से आत्म संप्रत्यय यानी कह सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। पहली है आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ये भी बात सही है। आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होता है, ये गलत है, ठीक है। यानी बहुआयामी नहीं होगा, वो आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता रहती है। यानी जो भी चीज़ सडनली अगर आप उसे सॉल्यूशन कर ले रहे हैं तो उसे सूझबूझ का सिद्धांत बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनसाइटफुल थ्योरी, ठीक है। पूरा नाम है इनसाइटफुल थ्योरी, लेकिन यहाँ पर दे रखा है इनसाइट थ्योरी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट था। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त है, इसमें से बताना है अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो मैच्योरिटी है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे परिपक्वता आती है, अधिगम में वृद्धि होती है, और ये कह रहा है कि नहीं होती है, यानी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही थे। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है, यानी जो आपकी मोटिवेशन है, और ऐसे बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो उनमें क्या है। यानी ये सकारात्मक सहसंबंध है, नकारात्मक सहसंबंध है, कोई संबंध नहीं है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सकारात्मक सहसंबंध होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सृजनात्मक का मापन करने के लिए निम्न में से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। ये वाचिक का मतलब वर्बल टेस्ट नहीं है, ठीक है। निरक्षर, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका वाचिक परीक्षण नहीं कर सकते। जो नहीं कह सकते हैं, जो पढ़ा नहीं है उसके लिए हम नॉन वर्बल टेस्ट यूज करते हैं। ऐसा कुछ पूछा नहीं है, केवल ये पूछा है कि वाचिक परीक्षण नहीं है, तो वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जैसे बच्चे हैं, प्रोण है, और शिक्षित व्यक्ति हैं, इनमें वाचिक परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरण चक्र का पहला चरण है, सिंपल ही है, नीड हो जाएगा इसमें, ठीक है। नीड होता है, फिर उसके बाद ड्राइव होगा, फिर इंसेंटिव होगा, ठीक है, इंसेंटिव। तो ये सिंपल था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावलर के प्रयोग में यूसीएस क्या था। यूसीएस भोजन था, सिंपल ही था ये क्वेश्चन। और ठीक है, अगर सीएस पूछता तो वो घंटी हो जाता, तो लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन केवल यहाँ पे यूसीएस पूछा है, तो उसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था। देखो, पहला था अभ्यास, ये तो था। तैयारी यानी रेडीनेस, ये भी था। प्रभाव का नियम भी था, लेकिन जो प्रतिक्रिया का नियम है वो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, के शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। देखो, सिंपल ही था, ये क्रेस्टमर का ही इसका राइट आंसर सीधा लगाना था इसको, क्योंकि ऑलपोर्ट ने तो केवल परिभाषा दी थी। केटल ने अलग टाइप से बांटे थे, और जुंग ने भी अलग टाइप से, इन्होंने सामाजिक के आधार पर, इन्होंने शील गुणों के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे भी पहचान सकते थे, सिंपल है, इसमें क्रेस्टमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर होगा, आप देख लेना बुक से, जो भी है आपके पास। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर 12th क्लास की बुक पढ़ते हैं बायोलॉजी की, वहाँ पर देखना, जो पुरुष हार्मोन होते हैं वो सिर्फ एंड्रोजेंस होते हैं। इंग्लिश देख लेते हैं एक बार, इसकी क्या दे रखी है, एंड्रोजेंस। ध्यान रखना, इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। एंड्रोजेंस होते हैं, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं पुरुष वाला, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आप बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है एंड्रोजेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका पुरुष हार्मोन होता है,
ठीक है। अगर और ऑप्शनों की बात करूँगा और जहाँ पे जैसे एंड्रोजेंस, तो ये आपका महिलाओं से संबंधित यानी फीमेल होती है उनसे संबंधित होता है। एंड्रोजेंस यानी हम ये कह सकते हैं ये आपका पुरुष से संबंधित है। एंड्रोजेंस यानी यहाँ देखो अंतर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखा जाए NDRO का अंतर है बस, देख लो यहाँ पे STRO है, यानी इसे बोलते हैं एंड्रोजेंस और इसे बोलते हैं एस्ट्रोजेंस, ठीक है। जिसमें एंड्रो होता है वो पुरुष होता है और जिसमें एस्ट्रो होता है वो महिला यानी कह सकते हैं फीमेल से संबंधित होता है, तो ये भी नहीं होगा और इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट नंबर 13 है कि आपका प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था, यानी कह सकते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं जो आपकी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है वो किसके द्वारा खोजी गई थी। इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा था वो था पावलर और इसी से ये व्यवहारवादी थे, ठीक है। तो सिंपल था इसे क्वेश्चन का राइट आंसर निकालना, यानी पावलर से संबंधित है। ये कह रहा है स्पीयरमैन ने, सिंपल था इसमें दो ही लगाना था क्योंकि और सोचना ही नहीं था, इसने द्विकारक सिद्धांत दिया था, यानी जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन से ही संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट था NCF 2005 का प्रस्ताव किस मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित था। सिंपल था ग्रेडिंग पर आधारित था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रख पाता, तो ये तो नेगेटिव है। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए ये जानता है, तो यही हो जाएगा सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक विकास का संबंध नहीं है, यानी जो मानसिक विकास है उसका संबंध है वो स्मृति से होता है, तर्क एवं निर्णय से भी होता है और अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग से भी संबंधित होता है, लेकिन शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय के क्षेत्र से ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे वृद्धि हो जाती है। तो इसे सिंपल था ज्ञान का सह संबंध या अंतरण कह सकते हैं, यानी ज्ञान का ट्रांसफर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या थी, तो वो सिंपल था। ये देखो आपने धीर सिंह की बुक पढ़ी हो या किसी की पढ़ी हो, ये सीधे सीधे क्वेश्चन थे, समायोजन की कमी होती है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं, ये सिंपल कितना क्वेश्चन था, ये जैन और ब्रूनर है, ये निर्मितवाद है यानी संज्ञान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था नेक्स्ट कि प्याजी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञान को यानी संज्ञान की जो संरचना है उसको संशोधित किया जाता है यानी मॉडिफाई किया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है शिक्षक का असहानुभूति पूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, तो हम जाएंगे समायोजन पर, ठीक है। देखा जाए तो ये इंटरेस्ट जो अभिरुचि है इसमें भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन समायोजन सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा वो किसी भी चीज़ में, क्लास में भी नहीं जा पाएगा, उसके व्यवहार में भी कमी आएगी टीचर के साथ, क्योंकि जब उससे असहानुभूति पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा समायोजन। नेक्स्ट है भावात्मक सिंपलता, ये डैनियल गोलमैन से संबंधित है भावात्मक बुद्धि, तो ठीक है। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाएगी। इसमें कोई सोचना नहीं था, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन या सोशली बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है जो और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस जिस सहायता की आवश्यकता है वह होगी, तो सिंपल है, इसे भावात्मक रूप से या भावात्मक क्षेत्र है उससे संबंधित सहायता करनी चाहिए जिससे कि वो ना करे इन कामों को, ठीक है। नेक्स्ट है NCF 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो सिंपल था प्रोफेसर यशपाल ही थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि NCF 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के लिए यानी समय की सिफारिश की गई थी, तो वो 2 ही घंटे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक कौन है। अगर देखो इसमें डाउट हो सकता है आपको, अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो 1912 में
1912 के समथिंग आपके वर्धीवर ने ये कह सकते हैं वर्धमान या मैक्स वर्धीवर बोलते हैं। तो इन्होंने स्कूल के संस्थापक माने जाते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग और भी किसी का आंसर आ सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह दूंगा। ये मेरे अनुसार है कि इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन होगा डिलीट। अब भी बता दूं, देखो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कैसे होगा। थॉमसन का ये कह सकते हैं प्रतिचयन का, या कह सकते हैं इसका तो अलग ही सिद्धांत था। ठीक है, तो ये तो बुद्धि के सिद्धांतों से कह सकते हैं, इसे ऐसे बोल सकते हैं चयन का सिद्धांत या प्रतिदर्श का सिद्धांत था इसका। ठीक है, तो इससे तो कोई संबंध नहीं है। स्पीड टू फैक्टर, इससे भी कोई संबंध नहीं। अब आ जाते हैं गिलफोर्ड, इसका तो संरचनात्मक सिद्धांत था। ठीक है, तो इससे भी कोई संबंध नहीं। अब आ जाओ हार्वर्ड गार्डन। तो हार्वर्ड गार्डन का अगर ध्यान दें तो उसके सिद्धांत का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी। ध्यान रखना मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट लिख रहा हूँ कि ये सिद्धांत था। जबकि ऐसा देखो कहीं पे नहीं दे रखा है। मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात आती है ना, तो थॉर्नडाइक का नाम आएगा, ध्यान रखना। किसका आएगा? थॉर्नडाइक का। ये 100% डिलीट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिप्रेरक है तो सिंपल था, ये व्यवहार का एक आंतरिक स्रोत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी 30 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो सकता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं अपनी जो भी प्रतिक्रिया। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।